नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार आधुनिक भारत के इतिहास पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा केंद्रीय विषय होगा वो होगा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो तैयार किए गए हैं खास करके आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेक्शन न रुकने पाए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ में ठाना है, सफलता आपको दिलाना है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में ला के डिस्कशन करें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी करनी है, कौन से प्रश्न किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी आंखों से कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर तरह के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, अगर उसी तरह से आप छोटे छोटे कदम लेकर के भी चलेंगे तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आज आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि द्वैध शासन प्रणाली निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। इस प्रश्न का डिस्कशन हम लोग ने कल किया था दोस्तों। इसका आप तुरंत देख के उत्तर दे सकते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। आपके विकल्प हैं 1909, 1919, 1935, 1947। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों 1919, यानी कि वर्ष 1919 में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था, यानी शुरू किया गया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, चेन्नई में, गोवा में, कलकत्ता में, मैसूर में। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। आप कॉलेज भी समझ सकते हैं। तो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, चेन्नई में, गोवा में, कलकत्ता में, मैसूर में। तो विकल्पों के आधार पर तुरंत से समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं ताकि आपका भला हो सके दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल तक लाके जोड़ें दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके दोस्तों। आपके आसपास जो भी तैयारी करने वाले बच्चे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, आपके विकल्प हैं चेन्नई, गोवा, कलकत्ता, मैसूर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बताइए फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम स्थित है, बताइए दोस्तों फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम स्थित है कलकत्ता में दोस्तों। कहाँ स्थित है, फोर्ट विलियम स्थित है कलकत्ता में। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताना है कि पूना समझौते पर महात्मा गांधी के साथ किस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए फटाफट से, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों पहले तो इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिए कि महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। साथ ही साथ ये जो पूना समझौता है ये कब हुआ था, तो आपको बता दूं, ये पूना समझौता पुणे के यरवदा जेल में हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था, तो 24 दिसंबर की बात है दोस्तों। कब की बात है, 24 दिसंबर 1932 में ये हस्ताक्षर हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने समाज में अस्पृश्यता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति बना थी।
प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने समाज में अस्पृश्यता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया था? बस में दोस्तों यहाँ पे प्रश्न गड़बड़ टाइप है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति बना था? तो ये नहीं होगा। अस्पृश्यता को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा तरीका अपनाया था, कौन सा व्यक्तित्व को अपनाया था? ऐसे समझिए दोस्तों, हरिजन को अस्पृश्यता व्यक्तित्व, यहाँ पे व्यक्ति के दर पे व्यक्तित्व लिख लीजिए दोस्तों। क्या होगा? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हरिजन को अस्पृश्यता के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। भारत के लोगों को अस्पृश्यों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अस्पृश्यता को कानून के तहत अपराध घोषित किया जाना चाहिए। समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए एक सामाजिक क्रांतिकारी, है ना दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इन चारों विकल्पों में से कौन सा वो तरीका है जिसे गांधी जी ने सुझाया था अस्पृश्यता को रोकने के लिए? वह दोस्तों, महात्मा गांधी ने समाज में अस्पृश्यता को रोकने के लिए, छुआछूत को रोकने के लिए कौन से व्यक्तित्व को अपनाया था और किस चीज़ की पहल की थी, है ना दोस्तों। तो अस्पृश्यता को रोकने के लिए गांधी जी ने कौन सा तरीका अपनाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कौन सा तरीका है दोस्तों? भारत के लोगों को अस्पृश्यों के साथ, यानी कि जिनके साथ छुआछूत हो रहा है उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो भारत के लोगों को अस्पृश्यों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? विकल्प है सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, संस्कृत सीखना। तो राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? आपको इसका उत्तर देना है। तो राजा राम मोहन राय ने जिसका समर्थन किया था दोस्तों, वो है विधवा पुनर्विवाह। याद रखिएगा, किसका समर्थन किया था? तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बस समझ में आ रही दोस्तों। प्रश्न है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्वैत शासन से, सांप्रदायिकता से, प्रांतीय स्वायत्तता से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से जिससे संबंधित है वो क्या है? तो आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वैत शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्वैत शासन से संबंधित है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा, द्वैत शासन से संबंधित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये द्वैत शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? द्वैत शासन से। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विकल्प क्या है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के प्रथम वायसराय के रूप में, या फिर भारत के प्रथम वायसराय के रूप में इनको जाना जाता है। तो वारेन हेस्टिंग्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स को किस नाम से जाना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को किस नाम से जाना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने भूटानी आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स से मदद मांगी थी? निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने भूटानी आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स से मदद मांगी थी? विकल्प क्या है? कूच बिहार के राजा से, मुर्शिदाबाद के राजा से, मूंगिहार के राजा से, या फिर खुलना के राजा से?
निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने भूटानी आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग से मदद मांगी थी? दोस्तों, निम्नलिखित में से जिस रियासत के राजा ने भूटानी आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग से मदद मांगी थी, वो किस रियासत के राजा हैं? आपको इसका उत्तर देना है। तो वो हैं प्यारे दोस्तों कूच बिहार के राजा। क्या हो जाएगा? कूच बिहार के राजा। बात समझ में आई दोस्तों? क्या हो जाएगा? कूच बिहार के राजा। समझ रहे हैं? कूच बिहार के राजा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की थी? विकल्प है होल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि वन हेस्टिंग्स, उसको लॉर्ड वन हेस्टिंग्स भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की थी? होल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों, ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर है। आप छोड़िए ना इस मौके को, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की थी? होल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो प्यारे दोस्तों, जिसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे थॉमस मुनरो। याद रखिए कौन थे? थॉमस मुनरो। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? बस समझ रहे हैं दोस्तों? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? कि विकल्प है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो मैं दोस्तों निम्नलिखित में से जिस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है वो अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम है दोस्तों? 1833 का चार्टर अधिनियम। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कहता है अवध का विलय कब हड़प नीति के तहत हुआ था? अवध का विलय तो हड़प नीति से हुआ था। तो ये जो हड़प नीति के द्वारा अवध का विलय किया गया था वो कब किया गया था? 1849 में, 1850 में, 1852 में या फिर 1856 में। तो अवध का विलय हड़प नीति के द्वारा कब किया गया था? तो अवध का विलय हड़प नीति के तहत किया गया था 1856 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? तो अवध का विलय किया गया था 1856 ईस्वी में हड़प नीति के द्वारा। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवध का विलय कब हड़प नीति के तहत हुआ था? तो 1856 में हुआ था। ये आपने देखा। तो डी विकल्प सही हो गया। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के विभाजन के समय, यानी जब भारत का बंटवारा हो रहा था, तो ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? ठीक है दोस्तों, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? पंजाब, असम, बंगाल। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब उत्तर आपको देना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असम। क्या होगा दोस्तों? असम, असम राज्य। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इस स्थिति में हम मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध नहीं खड़ा कर सकते थे। इसीचन की यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थी? समझ रहे हैं दोस्तों? इस स्थिति में हम मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा नहीं कर सकते थे। इचीसन की यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? विकल्प क्या है? 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1942 का स्वतंत्र आंदोलन। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप एक चीज़ याद कर सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1920 के बीच चला था। 1942 में अगस्त प्रस्ताव भी पारित किया गया था और अगस्त आंदोलन भी चलाया गया था। तो इस स्थिति में मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा नहीं कर सकते थे। एचिसन की यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये घटना संबंधित है दोस्तों 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। तो यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था? समझ रहे हैं दोस्तों? निम्नलिखित में से 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है कि भारत के लिए किसी भी स्तर की स्वायत्तता पर विचार करने की शर्त के रूप में सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का निर्माण हो। तीसरा है युद्ध के बाद भारत को पूर्ण संप्रभु स्थिति के साथ स्वतंत्रता प्रदान करने की शर्त के रूप में ब्रिटिश युद्ध प्रयास में भारतीय लोगों, समुदायों और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग में उतरना चाहिए। डी है संपूर्ण भारतीय संघ के लिए एक संविधान का निर्माण हो जिसमें किसी भी प्रांत के लिए कोई अलग संविधान ना हो और सभी प्रांतों द्वारा स्वीकार किया जाने वाला एक संघीय संविधान हो। तो 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो क्रिप्स मिशन के पहलू जो था, क्रिप्स मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है क्रिप्स मिशन का, तो वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा बी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कानून 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत पारित किया गया था? याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत पारित किया गया था? विकल्प क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन, अंतर्जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाहों को मंजूरी देना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कानून 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों अंतर्जातीय। कौन सा था? अंतर्जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाहों को मंजूरी देना। समझ में आ रही दोस्तों? ये बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो लियाकत अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सौंपा गया था? समझ रहे हैं दोस्तों? जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था तो लियाकत अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सौंपा गया था? आपके विकल्प हैं विदेशी मामले, गृह, वित्त, रक्षा। कौन सा विभाग दिया गया था? विदेशी मामले दिए गए थे, गृह मंत्रालय दिया गया था, वित्त मंत्रालय दिया गया था या फिर रक्षा मंत्रालय दिया गया था? उत्तर दीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लगाने का प्रयास करें क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो लियाकत अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? वह दोस्तों 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में जब शामिल किया गया उस वक्त लियाकत अली खान को जो विभाग सौंपा गया था वो विभाग कौन सा था? तो विभाग था वित्त। कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था।
सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के लिए अधिराज्य का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? भारत के लिए अधिराज्य का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली या फिर राजेंद्र प्रसाद? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत के नए अधिराज्य का पहला गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली, राजेंद्र प्रसाद? मैं दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के नए अधिराज्य का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे प्यारे दोस्तों? क्लीमेंट एटली थे। याद रखिएगा कौन थे? क्लीमेंट एटली थे प्यारे दोस्तों। एक मिनट प्यारे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। भारत के नए अधिराज्य के पहले गवर्नर जनरल थे वो क्लीमेंट एटली नहीं थे। या दोस्तों क्या है? क्लीमेंट एटली नहीं थे, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, फोर्ट विलियम कलकत्ता के पूर्वी प्रेसिडेंसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है सर चार्ल्स आयरे, सर जेम्स द्वितीय, सर जॉन सरमन, सर लेली। फोर्ट विलियम कलकत्ता के पूर्वी प्रेसिडेंसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता के पूर्वी प्रेसिडेंसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों फोर्ट विलियम कलकत्ता के पूर्वी प्रेसिडेंसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पूर्वी अध्यक्ष थे सर चार्ल्स आयरे। कौन थे प्यारे दोस्तों? सर चार्ल्स आयरे थे पहले अध्यक्ष। याद रखिएगा, सर चार्ल्स आयरे पहले अध्यक्ष थे। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1870 की संधि के अनुसार मीर कासिम ने बंगाल के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अंग्रेजों को दे दिया? समझ आए दोस्तों, 1870 की संधि के आधार पर मीर कासिम ने बंगाल के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो अंग्रेजों को दिया था? वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव या उपरोक्त सभी? 1770 की संधि के अनुसार मीर कासिम ने बंगाल के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो अंग्रेजों को दे दिया था? तो वो था प्यारे दोस्तों बर्दवान भी था, मिदनापुर भी था, चटगांव भी था। तो इस लिहाज से आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1765 में, 1767 में, 1772 में या फिर 1775 में? बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी प्राप्त हुई थी प्यारे दोस्तों 1765 ईस्वी में। कब प्राप्त हुई थी? 1765 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, लॉर्ड एमरस्ट के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? लॉर्ड एमरस्ट के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? पहला है भारत अंगल वर्मा युद्ध, भरतपुर पर कब्जा, बैरकपुर में विद्रोह। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर बताना है। केवल पहला सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है या फिर पहला दूसरा तीसरा सही है? तो पहले दोस्तों लॉर्ड एमरस्ट के शासनकाल में जो घटना घटित हुई थी, तो पहले प्रथम अंगल वर्मा युद्ध हुआ था, भरतपुर पर कब्जा हुआ था, बैरकपुर में विद्रोह हुआ था। तो पहला दूसरा तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? तो डी विकल्प में दे रहा है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तात्कालिक कारक था, यानी कारण था? वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे तात्कालिक कारण था? पहला क्या है? विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने का कर्जन का प्रयास, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र को सीमित करने की कर्जन की योजना, बंगाल के कर्जन का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की कर्जन की योजना।
तो दोस्तों, विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने की कर्जन का प्रयास, स्थानीय सुशासन के क्षेत्र को सीमित करने की कर्जन की योजना, बंगाल के कर्जन का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने का कर्जन की योजना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तो वो होगा बंगाल का कर्जन का विभाजन। ठीक है दोस्तों, कर्जन का विभाजन बंगाल का। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना गया या दिया गया? रॉलेट अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, भारतीय सशस्त्र अधिनियम, एल्बर्ट विधेयक। समझ रहे दोस्तों, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया? तो जो नाम दिया गया है वो है रॉलेट अधिनियम। क्या है? रॉलेट अधिनियम या रॉल्ट अधिनियम, वही चीज़ कहते हैं दोस्तों। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए विकल्प है थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, एल्बर्ट बिल रिपन से संबंधित है, फिरोज शाह कोटला भारतीय राष्ट्रीय मेहता कांग्रेस संबंधित है, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो पहले दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो पहला सही है, थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? एल्बर्ट बिल रिपन से संबंधित है, फिरोज शाह कोटला भारतीय राष्ट्रीय मेहता कांग्रेस से संबंधित है। समझ आए दोस्तों? तो पहला, दूसरा, तीसरा ये कौन से विकल्प में दे रहा है? तो डी विकल्प में दे रहा है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले आधुनिक कोची पहले एक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं बनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था, तो ये गलत हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, सही है। पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले आधुनिक कोची पहले एक डच उपनिवेश था, तो ये गलत था। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिस्सा था दोस्तों। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, किस अधिनियम ने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भाई दोस्तों, जिस अधिनियम के तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा पहले दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। किसी तरह से भी आपको पीछे नहीं भागना है दोस्तों, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का असली स्वाद होता है। जितना अच्छा आपका संघर्ष होगा, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, उतना सुंदर आपका रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा आपका जल्दी सिलेक्शन होगा। तो फिर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात होगी इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।